हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का क्रीडो JS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था, प्री मैक्स सीरीज में हम लोग आपको बहुत ही शानदार कंटेंट देने वाले हैं। इसमें काफ़ी कम टाइम में आपका शानदार रिवीजन होने वाला है। इसमें हम लोग 80 और 20% का रूल, जो साइंटिफिक रूल है, उसको फॉलो कर रहे हैं। विशेषता ये होगी इस क्लास की कि इसमें हम लोग बहुत कम समय में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जितने भी संक्षिप्तियां हैं, जो पूरे इतिहास का जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइम मतलब जो समय अवधि है, जो समय का क्रम है, उसको हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास काफी अच्छी लगेगी। अपने मित्रों में भी इसे शेयर करेंगे आप लोग, और इससे अपना शानदार रिवीजन आप लोग कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में। तो देख लेते हैं। सबसे शुरुआत हम लोग देखेंगे, शुरुआत हुआ था, हम लोग देखेंगे कि जब प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे कृषि की शुरुआत हुई थी 6000 वर्ष पूर्व पहले। 6000 वर्ष में देखेंगे, 6000 वर्ष ईसा पूर्व पहले देखेंगे, मेहरगढ़ और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष देखने को मिले थे आपको। ठीक है, तो ये सब आपको पहले से पता ही होगा। ईसा पूर्व की चीजें यहाँ पे होंगी, याद रखिएगा। यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा ईसा पूर्व। यहाँ आपका ईसा पूर्व चलेगा पूरा। जितने भी डेट लाइन दी गई है यहाँ पे, जब चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये सभी चीजें ईसा पूर्व की होंगी ना। 6000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ और भोजहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष देखने को मिले थे। आप सभी जानते हैं इसके विषय में। 5000 से 4000 ईसा पूर्व में बागौर और आदमगढ़, ये दो स्थान है जहां पर हम देखेंगे भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष देखने को मिले थे। तो पशुपालन के पहले जो साक्ष्य देखने को मिले थे, बागौर और आदमगढ़ में देखने को मिले थे। कब देखने को मिले थे? 5000 से 4000 ईसा पूर्व में इसका टाइमलाइन है। 4000 से 3000 ईसा पूर्व में देखेंगे कृषक और पशुपालन सभ्यताएं की शुरुआत हो चुकी थी। 4000 से 3000 ईसा पूर्व में इसके संकेत और साक्ष्य पूरे विश्व में, सॉरी, भारत में हमको देखने को मिले थे। ठीक, भारतीय इतिहास की बात हो रही है तो भारत की बात हो रही है यहाँ पे। 2350 से 1750, ये हमारा हड़प्पा काल का जो है क्या रहा है, समय विस्तार है। इतने काल में माना जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है। और ऐसा जो है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर बताया गया है। तो याद रखिएगा, ये डेट लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ये चीजें माइंड में बना के रखेंगे आपको, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल, भारत में आर्यों का आगमन हो चुका था इसमें, और ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ हो गया था। आर्यों का आगमन, आर्य मतलब श्रेष्ठ जाति। श्रेष्ठ आर्य किसको इंडिकेट कर रहा है? श्रेष्ठ जाति को इंडिकेट करता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्यों का आगमन हो चुका था। ऋग्वैदिक काल की शुरुआत हो गई थी 1500 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए काफी तेजी से हम इसको रिवाइज करेंगे। आप लोग इसको रिवीजन के लिए यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, ये भी आपका ईसा पूर्व ही चलेगा पूरा। ये सभी क्या है? ये सभी आपका ईसा पूर्व में ही चलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल और आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार होना शुरुआत हो गई थी। पूर्वी गंगा मैदान की तरफ बढ़ गए थे और इनकी शुरुआत हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल की भी शुरुआत यहाँ से शुरू हो गई थी, जिसमें देखेंगे सभा और समिति में जो है खासकर स्त्रियों को पार्टिसिपेट करने का जो है क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कर्मकांड की प्रधानता शुरुआत हो गई थी, और चार अलग अलग क्या हो गए थे? कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार कैटेगरी में विभाजित कर दिया गया था। वर्ग विभाजन हो गया था। सभी जो मानव कह सकते हैं यहाँ पे भारत में खासकर इस तरीके से विभाजित किया था, जातियों को विभाजित कर दिया गया था। 950 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध की शुरुआत, महाभारत युद्ध हुआ था। ऐसा जो है रामशरण शर्मा के अनुसार ऐसा बताया गया कि 950 ईसा पूर्व में महाभारत जो है युद्ध हुआ था। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन रामशरण शर्मा के अनुसार 5000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। यहाँ पे आपको डेट लाइन में 500 950 ईसा पूर्व दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी अगर हम देखेंगे, एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की, तो उसमें यह बताया गया कि महाभारत युद्ध 5000 वर्ष ईसा पूर्व पहले ही हुआ था ना। 5000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। 850 ईसा पूर्व की बात करें तो 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष माना जाता है 850 ईसा पूर्व में।
600 से 550 यहाँ पे देखेंगे ये जो ईसा पूर्व काल है ये 16 महाजनपदों का उदय का काल है। यहाँ पर उपनिषदों की रचना हो चुकी थी, आर्यों का दक्षिण में विस्तार हो चुका था 600 से 550 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म होता है। ये आपसे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कई बार। 540 ईसा पूर्व में वर्धमान, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इनका जो है जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में होता है। 540 से 468 जो है इनका क्या है, ये माने जाते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जी, वर्धमान महावीर जी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और इनका ये जीवन काल है 540 से 468 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। 540 में जन्म हुआ था, 468 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये चीजों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। अब ये भी आपका चल रहा है ईसा पूर्व में ही, याद रखिएगा, ये भी आपका ईसा पूर्व ही चल रहा है। 563 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म देखने को मिलेगा आपको। 563 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, आपको पता ही है। और इनसे संबंधित आपको एक चीज आप पहले से पता होनी चाहिए कि जब इन्होंने अपना घर त्याग किया था, महाभी निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है। और जब इनकी मृत्यु हुई तो कहां पे हुई थी, महाबोधि गया, गया में इनको जो है क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 563 से 483 ईसा पूर्व इनका क्या माना जाता है, जीवन काल माना जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध का जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, गौतम बुद्ध का जीवन काल माना जाता है 563 से 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि इनके एक शिष्य ने इन्हें जो है शुकर माधव नाम का एक जो है कोई ऐसा फल खिला दिया था, जिसकी वजह से जो पेय पदार्थ था, जिसको जो है पीने के बाद इनको जो है अचानक से अतिसार हो गया, हमको कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि उनको डायरिया हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, है ना, याद रखिएगा। 540 से 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश बिंबिसार, हर्यक वंश की शुरुआत हो चुकी थी। हर्यक वंश में कुछ महत्वपूर्ण शासकों का नाम आपको पता है, बिंबिसार, इनका पुत्र अजात शत्रु और इनका पुत्र उदयन। अजात शत्रु एक ऐसा व्यक्ति था जो है पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पितृहंता क्योंकि इसने बिंबिसार को मारकर जो है राज्य प्राप्त किया था, और यही अजात शत्रु को पुनः जो है इसके पुत्र ने मार दिया। उदयन ने इनको अजात शत्रु को मारकर राज्य को अपने नाम किया था। तो इस हिसाब से देखेंगे कर्म का एक फल देखने को मिला था, प्रारब्ध जैसा यहाँ पे। तो अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा था, और अजात शत्रु को मारा था उसके पुत्र ने, उदयन ने, याद रखिएगा। बीपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, कहां पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा इस चीज को। चारों बौद्ध संगतियों को आपको उसका स्थान याद होना चाहिए, किसके अध्यक्षता में हुआ था, कहां पे हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, आगे भी आएगा इसका पूरा अच्छे से। 412 से 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, और इसका विस्तार देखने को मिलता है, शिशुनाग वंश। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति की जो है हुई थी, वैशाली में हुई थी। कहां पे हुई थी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति देखने को मिली थी। किसकी अध्यक्षता में, आपको पता होना चाहिए, अशोक के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। आप याद रखिएगा ये सब चीजों को। 344 ईसा पूर्व मगध में नंद वंश की स्थापना हुई थी, यह चीज याद रखिएगा। कालाशोक, अशोक, और देखेंगे खासकर पुष्यमित्र शुंग, ये अलग अलग माना जाता है कि जो है वसुमित्र, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क का जो है जो चतुर्थ संगति होता है वो कुंडल वन में होता है, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में, और कनिष्क के काल में होता है। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। 344 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की स्थापना की शुरुआत, नंद वंश की स्थापना हो चुकी थी, नंद वंश याद रखिएगा। 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब, 326 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में देखेंगे सिकंदर का बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद देखेंगे 323 में ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, चाणक्य की मदद से, विष्णुगुप्त की मदद से चंद्रगुप्त ने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
305 में सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, बताएंगे आप लोग। सेल्यूकस निकेटर का जो है एक दूत मेगास्थनीज भारत में आया था, आपको पता ही होगा, और इसने 305 में आक्रमण किया था भारत पे। बाद में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था और उसकी पुत्री से उसने विवाह किया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के। चलिए, बिंदुसार शासक बना था 298 ईसा पूर्व में, बिंदुसार शासक बना था, ये चीज याद रखिएगा। 272 से 268 ईसा पूर्व में अशोक तथा उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। माना जाता है अशोक ने बहुत सारे अपने भाइयों को मारकर अंत में जो है गद्दी प्राप्त की थी। और अशोक एक ऐसा महान शासक माना जाता है, अशोक सम्राट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंत में जो है इसने धम्म की नीति अपनाई और इसने जो है बहुत ही नीतिगत तरीके से अपना शासन किया था। ठीक है, कलिंग के युद्ध में बहुत सारे नरसंहार होने के बाद इसे रियलाइजेशन हुआ कि अब जो है युद्ध को रोक दिया जाए, युद्ध न हो बल्कि नीतिगत तरीके से चीजों को चलाया जाए। ठीक है, चलिए, यानी मोरल्स और इथिक्स को इसने ज्यादा महत्व दिया। 269 में अशोक क्या बना, 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना। अशोक का शासनकाल की बात करें तो अशोक का शासनकाल था 268 से 232 ईसा पूर्व, और 261 में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। वर्तमान में देखेंगे कहाँ पे है ये, उड़ीसा में कलिंग के युद्ध में व्यापक नरसंहार के बाद जो है हृदय परिवर्तित हुआ अशोक का, और उसने युद्ध की नीति को त्याग कर नए तरीके से शासन की शुरुआत की। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ईसा पूर्व है। हम लोग काफी तेजी से करेंगे क्योंकि वीडियो का हमारा कंटेंट का टाइम थोड़ा कम रहे, इसलिए थोड़ा तेजी से करेंगे। 257 ईसा पूर्व में उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में शिक्षित हुआ। उपगुप्त ने जो है अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, याद रखिएगा। 251 में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति। 232 में अशोक की मृत्यु हुई, अशोक की मृत्यु 232 में हुई। कुड़ाल शासक बना था अशोक की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो 251 में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, और इसके बाद देखेंगे 232 में कुड़ाल शासक बना अशोक की मृत्यु के बाद। 200 में देखेंगे 200 ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व है सभी याद रखिएगा, 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना हुई थी। शुंग वंश की स्थापना, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या होने के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। 75 ईसा पूर्व में कड़ वंश की स्थापना हुई। 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। सातवाहन वंश की स्थापना 30 ईसा पूर्व में हुई थी। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हो जाता है। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा इसकी जो है स्थापना की जाती है। विक्रमादित्य कहाँ का शासक था, उज्जैन का था। विक्रम संवत का प्रारंभ इन्हीं के जो है, जैसे ही विक्रमादित्य ने शासन स्टार्ट किया था उसी समय विक्रम संवत के प्रारंभ माना जाता है। शकों पर विजय के उपलब्ध में इसे जो है 58 ईसा पूर्व को एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। शकों पर विजय प्राप्त किया था विक्रमादित्य ने, और इसी उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व को एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से शुरुआत हुआ था। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए, ये दोनों आपका क्या है, ईसा पूर्व में है, याद रखिएगा, ईसा पूर्व। 22 ईसा पूर्व की बात करें तो चोल और पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध इसी काल में था, जो है 22 ईसा पूर्व में। अब यहां से ईसवी वर्ष की शुरुआत हो जा रही है, ईसवी वर्ष की शुरुआत हो जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, ईसा पूर्व को कभी कभी हम बिफोर क्राइस्ट ईरा के नाम से भी जानते हैं, बीसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्राइस्ट जो है ईसा मसीह के जन्म के काल से पहले की बात होती है, बीसी। एडो डोमनी भी इसे कभी कभी बोला जाता है, और ईस्वी जो है यानी जहां पे क्राइस्ट का जन्म हो जाता है उसके बाद की सभी चीजें, उसी से शुरुआत होती है ईस्वी वर्ष की। ठीक है, चलिए, 14 से 15 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस भारत आए थे, याद रखिएगा। 14 से 15 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस भारत में आए थे। 20 से 46 ईस्वी में गोंडा फर्निस, इसके समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ था। इस समय किसका समय था, गोंडो फर्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन हुआ था, याद रखिएगा। 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश हो चुका था, कुषाणों का, याद रखिएगा। 65 ईस्वी में
65 ईस्वी में ये सभी क्या है, ईस्वी काल है। अब इसको आप लोग याद करिएगा, ईस्वी, ठीक है। 65 ईस्वी में चीनी सम्राट बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधि इन्होंने भेजा था। बौद्ध ग्रंथों के लिए चीनी सम्राट ने भारत में अपने प्रतिनिधि भेजने की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। प्लिनी प्लिनी जिसने जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी, 77 ईस्वी में। तो प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत सरकार कौन सा संवत प्रयोग में लाता है, शक संवत को 78 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। कनिष्क जो है कुषाण शासक कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी। 78 से 100 ईस्वी के बीच में जो है कनिष्क का काल रहा। 68 से 128 इसमें देखेंगे सातवाहनों का जो है पुनरुत्थान देखने को मिलता है। किसके अधीन, गौतम पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलवानी, इन दोनों शासक के अधीन जो है सातवाहनों का एक बार पुनरुत्थान होता है 68 से 128 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 130 से 150 ईस्वी में पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम का काल माना जाता है। 130 से 150 रुद्रदामन जो है एक महान शासक माना जाता है पश्चिम भारत का, ठीक है। तो उस समय इसका जो शासन काल था 130 से 150 ईस्वी। वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी 225 ईस्वी में, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, वाकाटक वंश के। 226 में पर्सिया में सासानियन वंश की स्थापना हुई थी, पर्सिया में 226 ईस्वी में। 250 ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य का विघटन हो चुका था। 240 से 280 के बीच में गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के जो है जो शासक था उसने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी 240 से 280 के बीच में, ठीक है। 280 से 319 के बीच में घटोत्कच सिंहासन रूढ़ रहा, यानी इसने जो है शासन चलाया 280 से 319 के बीच में। 319 से 320 के बीच में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। तो गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी, 319-20 में। किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। 335 से 375 का जो काल माना जाता है ये समुद्रगुप्त का काल है, जिसे सैन्य विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन को किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, क्योंकि उसने बहुत सारे विजय हासिल की थी। नेपोलियन एक ऐसा योद्धा था जो कि लगातार विजेता रहा था अलग पूरे अनेक अनेक युद्धों में। वैसे ही हमारे यहाँ समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक रहा जो लगातार विजित रहा युद्धों में, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 335 से 375 इसका शासन काल रहा है, ठीक है। चलिए 360 समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजपूत आया था, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था, माफ कीजिएगा राजपूत मैंने बोला। 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी, रामगुप्त उस समय शासक बना। उसके बाद रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 375 ईस्वी में जो है शासक बना था। 380 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल माना जाता है। गुप्त राज्य का पश्चिम में विस्तार हुआ था ऐसे इस समय में, और संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है 380 से 415 में। द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। गुप्त राज्य पश्चिम में विस्तारित हुआ था और संस्कृत साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। अगर बात करें 399 से 414 की, तो 414 में फाहियान भारत आया था, याद रखिएगा। 399 से 414 जो है भारत का फाहियान भारत में आया था। कहाँ का था ये, चीन का था, याद रखिएगा। किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था, ये भी याद रखिएगा। 415 से 455 में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में होती है, जो कि बीपीएससी के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 415 से 455 के बीच में कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल माना जाता है और उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 455 से 468 स्कंदगुप्त का काल, इसी समय हुडू का प्रथम आक्रमण भारत में हुआ था। तो स्कंदगुप्त के समय में हुडू का प्रथम आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त का काल कौन था, 455 से 467 के बीच में। इसके बाद देखते हैं गुप्त काल अवनति की शुरुआत हो गई थी 467 के बाद, यानी स्कंदगुप्त के बाद जो है गुप्त वंश जो है क्षरित होने लगा, अवनति होने लगा। 467 से 540 के बीच में गुप्त वंश का अवनति काल था। 540 से 532 के बीच में देखेंगे हुडो का शासन हुआ था। किसके अधीन, तोरणमाल और मिहिर कुल, ये दोनों हुड हैं,
इसके अधीन उत्तर भारत में हुड़ों का शासन माना जाता है 500 से 532 के बीच में। उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र था वो हुड़ों से संबंधित है, याद रखिएगा। 532 में यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल का पराजय हुआ था, याद रखिएगा। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है 532 में, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 606 से 667 का जो काल माना जाता है 67 ईस्वी का, ये हर्ष का शासन काल माना जाता है। 606 से 647 ईस्वी। 609 से ईस्वी में देखेंगे, 609 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। 629 से 645 में वेनसांग भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेनसांग कब आया था? 629 से 645 के बीच में। फाहियान का मैंने शायद एक थोड़ी सी गड़बड़ी की है, तो आप लोग एक चीज ये देख लीजिएगा कि जो फाहियान था किसके शासनकाल में आया था और वेनसांग किसके शासनकाल में आया था। एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने शायद हाँ, एक सिंह रुक जाएंगे। हाँ, कन्नौज शासक हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था और फाहियान विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। हर्षवर्धन के काल में ये जो है आया था, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे समाप्त होता है। मिडिवल हिस्ट्री की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और मिडिवल हिस्ट्री की जब हम बात करें तो सबसे पहले सिंध पर आक्रमण हुआ था 636